नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रीति मिश्रा और स्वागत है आपका अपने चैनल ओनली न्यूज नेशन में। आज देश के सामने सबसे बड़ा सवाल यह नहीं है कि आतंकी कौन है। सवाल यह है कि जब सुरक्षा एजेंसियां देश के दुश्मनों पर कार्रवाई करती हैं तो तुरंत कौन लोग लाइन लगाकर खड़े हो जाते हैं, बयान देने, बचाव करने, नैरेटिव बनाने और पूरे ऑपरेशन को राजनीति का रंग देने के लिए। यह वही देश है जिसने दहशतगर्दी के खिलाफ सबसे खौफनाक दौर को देखा है। 1990 का कश्मीर, 1993 का मुंबई, 2001 का संसद हमला, 2006 का मुंबई लोकल बम ब्लास्ट, 2008 का 26/11, 2016 का पठानकोट, 2019 का पुलवामा। इतने सालों की कुर्बानियों के बाद देश सोच रहा था कि शायद अब राजनीति राष्ट्रीय सुरक्षा पर एकजुट दिखेगी, लेकिन आज जो कुछ हो रहा है वह बताता है कि कुछ राजनीतिक चेहरों के लिए वोट बैंक और नैरेटिव की राजनीति राष्ट्रीय सुरक्षा से भी ऊपर है। और यहीं से असली कहानी शुरू होती है, वह कहानी जिसे मुख्य धारा मीडिया टाल देता है, जिसे राजनीतिक पार्टियां अनदेखा कर देती हैं और जिसे अदालतों के कुछ फैसलों ने उलझा दिया है। लेकिन आज हम इस एक्सपोज में इस कहानी को बिना रुके, बिना छुपे, बिना मिक्स किए सीधे देश के सामने रखेंगे। तो चलिए, इससे पहले हम आपको पूरी खबर बताएं, आपसे अनुरोध है कि हम देश हित में काम करें, इस वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक शेयर करें। कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रदर्शित कर जरूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन पर जरूर क्लिक करें। तो चलिए पूरी खबर की ओर चलते हैं। जब देश आतंकवाद के खतरे का सामना कर रहा है, उसी दौर में महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला, कांग्रेस के हुसैन दलवाई, इमरान मसूद जैसे नेता ऐसे बयान दे रहे हैं जो न सिर्फ देश की सुरक्षा एजेंसियों का मनोबल गिराते हैं, बल्कि उन नेटवर्कों को भी गलत संदेश देते हैं जो भारत को कमजोर करने की कोशिश में लगे हुए हैं। यह सिर्फ राजनीतिक बयान नहीं, यह रणनीतिक बयान है जिनके प्रभाव दूर तक जाते हैं। यह बात समझना जरूरी है कि आतंकवाद सिर्फ बंदूक या बम का मसला नहीं, यह एक नैरेटिव वॉर भी है। और इस नैरेटिव वॉर में जब अपने ही नेता ऐसी बातें करते हैं तो आतंकी समूहों की दलीलों से मिलती जुलती है, तब यह सवाल उठना लाजमी है कि आखिर इस देश को भीतर से कमजोर करने की कोशिश कौन कर रहा है। महबूबा मुफ्ती का बयान याद कीजिए। उन्होंने कहा कि केंद्र की विभाजनकारी राजनीति और कश्मीर में अत्याचारों ने युवाओं को हिंसा की ओर ढकेला है। यह बयान सिर्फ एक राजनीतिक प्रतिक्रिया नहीं, यह एक जस्टिफिकेशन है। यह एक ऐसा तर्क है जो सीधे सीधे यह संदेश देता है कि हिंसा कोई अचानक उपजा गुस्सा नहीं, बल्कि सरकार की नीतियों की वजह से है। और यह वही बात है जो पाकिस्तान दशकों से अंतरराष्ट्रीय मंचों पर कहता आया है कि कश्मीर का आतंकवाद लोकल एंगर है। क्या यह सिर्फ संयोग है कि महबूबा मुफ्ती का तर्क पाकिस्तान की भाषा से मिलता है, या यह एक सोची समझी रणनीति है जिससे भारत की छवि को कमजोर किया जा सके? और इससे बड़ा सवाल यह है कि क्या एक पूर्व मुख्यमंत्री को यह नहीं पता कि 2019 के बाद कश्मीर में हिंसा में सबसे बड़ी गिरावट आई? क्या उन्हें नहीं पता कि इस दौरान पर्यटकों के रिकॉर्ड टूटे, स्थानीय निवेश बढ़ा और युवाओं में मुख्यधारा गतिविधियों की वापसी हुई? तो फिर किस आधार पर वे कहते हैं कि युवाओं को हिंसा की ओर केंद्र सरकार ने ढकेला? यह राजनीतिक विरोध है या नैरेटिव इंजीनियरिंग? अभी उनकी बात खत्म भी नहीं होती कि तभी कांग्रेस के हुसैन दलवाई आते हैं और तुरंत उनके बयान को उचित बताते हैं। मतलब यह कि केंद्रीय सरकार की नीतियों की आलोचना एक बात है, लेकिन अगर उस आलोचना का ओवरलैप आतंकवादियों के तर्कों से मिलने लगे तो यह चिंता का विषय है। दलवाई कहते हैं कि सरकार के फैसलों से नाराजगी बढ़ी है, पर मजेदार बात यह है कि वे कभी यह नहीं बताते कि आतंकवाद से लड़ने वाली सुरक्षा एजेंसियों की हत्या करने वाले लोगों के लिए नाराजगी की सहानुभूति कैसे पैदा होती है। और उससे भी बड़ा सवाल कि क्या किसी भी लोकतांत्रिक देश में ऐसा नेता इस तरह खुलेआम यह कह सकता है कि हिंसा सरकार की वजह से बढ़ती है? क्या यह जिम्मेदारी सरकार की है कि वह युवाओं को आतंकवाद का रास्ता अपनाने से रोके, यह जिम्मेदारी समाज और परिवार की भी है? और आतंकवाद के लिए सहानुभूति कैसे पैदा होती है, यह किसकी राजनीति का हिस्सा है? अब आते हैं कांग्रेस के नेता इमरान मसूद पर, जिन्होंने आतंकी गतिविधियों में पकड़े गए लोगों को भटके हुए लोग कहा। उन्होंने कहा कि इस्लाम में आत्महत्या हराम है, इसलिए ये लोग सिर्फ भटके हुए हैं, आतंकी नहीं। यह बयान अपने आप में सिर्फ इतना विरोधाभासी है कि इसे सुनकर सिर्फ यही लगता है कि देश को शायद अब राजनीतिक नैरेटिवों के लिए नियम बनाने होंगे। अगर इस्लाम में आत्महत्या हराम है
यह बात सही है तो फिर दुनिया में दर्जनों ऐसे संगठन कैसे बन गए जो आतंकवाद को जन्नत का रास्ता बताकर युवाओं को फियादीन मिशन पर भेजते हैं। क्या इन्हें मसूद साहब नहीं जानते? क्या वे सीरिया, इराक, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में चल रहे संगठनों के बारे में अनजान हैं? या फिर वे चुनिंदा जानकारी देकर राजनीतिक नैरेटिव खड़ा करना चाहते हैं? और सवाल यह भी है कि इमरान मसूद ने जब पीएम मोदी के बारे में पहले कहा था कि हम उनकी बोटी पोटी कर देंगे, तब वे कौन सी शांति की शिक्षा दे रहे थे? तब वे भटके हुए थे या उस समय की राजनीति बोल रही थी? यह देश जानना चाहता है कि ऐसे नेता जब हिंसा को सामान्य बताते हैं और जब आतंकी गतिविधियों में पकड़े गए लोगों को भटके हुए कहकर बचाव करते हैं, तब यह किस प्रकार का संदेश देता है? अब बात आती है फारूक अब्दुल्ला और चिदम्बरम जैसे नेताओं की, जो हर बड़ी आतंकी कार्रवाई के बाद हर बार यही कहते हैं कि सरकार इससे निपटने में नाकाम रही, सरकार ने संवाद नहीं किया, सरकार ने सख्ती कर दी, सरकार की नीति गलत हुई। इनका एक पैटर्न है और यह पैटर्न बेहद खतरनाक है। सरकार चाहे कोई भी हो, इनका रवैया वही रहता है। लेकिन यह लोग कभी यह नहीं बताते हैं कि आखिर आतंकवाद किसका उत्पादन है। क्या यह अचानक पैदा हो जाता है या यह दशकों की गलत राजनीतिक रणनीति, वोटों की भेड़चाल और नरमी की वजह से मजबूत हुआ? अब सबसे बड़ा मुद्दा न्यायपालिका। भारत की न्यायपालिका सर्वोच्च है और उसका सम्मान सर्वोपरि, लेकिन जनता के पास सवाल पूछने का अधिकार है, खासकर तब जब आतंकवाद जैसे गंभीर मामलों में फैसले लगातार जमानत की दिशा में झुकते दिखते हैं। जब जांच एजेंसियां कहती हैं कि उन्होंने डिजिटल सबूत, विदेशी लिंक, चैट, वित्तीय ट्रांजैक्शन, लोकेशन डेटा, कॉल रिकॉर्ड्स, आईपी लॉग सब कुछ जुटाया है और फिर अदालत कहती है कि यह प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है, तब यह देश यह पूछते पूछते थक गया है कि आखिर प्रत्यक्ष प्रमाण की परिभाषा क्या है। आतंकवाद कोई जेब काटने का अपराध नहीं है कि कैमरे में चेहरा दिख जाए। यह एक बहुस्तरीय नेटवर्क है, लेकिन अदालतें बार बार अतिरिक्त प्रमाण, प्रत्यक्ष सबूत, गवाह, रिकॉर्डेड स्टेटमेंट की मांग करती है, जैसे किसी लाइव वीडियो में कोई अपना गुनाह स्वीकार कर रहा हो। दुनिया भर में आतंकवाद रोधी कानून पारंपरिक सबूतों पर निर्भर नहीं रहते। वे नेटवर्क, इरादा, तैयारी, संपर्क और वित्तीय गतिविधियों के पैटर्न देखकर मजबूत कार्रवाई करते हैं। लेकिन भारत में जब ऐसा नहीं होता तो देश जोखिम में पड़ता है। यूएपीए संशोधन 2019 में इसी उद्देश्य से किया गया था, ताकि किसी व्यक्ति द्वारा आतंकवादी समूह को समर्थन देने पर भी कार्रवाई हो सके, क्योंकि दुनिया जानती है कि हर विस्फोट सिर्फ उन लोगों से नहीं होता जिन्होंने बम लगाया। कई बार वह लोग ज्यादा खतरनाक होते हैं जो उन्हें छुपाते हैं, समर्थन देते हैं, पैसा पहुंचाते हैं और नैरेटिव तैयार करते हैं। लेकिन जब इस संशोधन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई, तब अदालत ने इस पर सीधा निर्णय देने की बजाय यह मुद्दा हाई कोर्ट्स पर छोड़ दिया। यह कदम कानूनी रूप से गलत नहीं था, लेकिन इससे यह संकेत गया कि देश के सबसे कठोर आतंकवाद रोधी कानून का भविष्य अब अलग अलग अदालतों की व्याख्याओं पर निर्भर करेगा। और यह चीज किसी भी राष्ट्र की सुरक्षा रणनीति के लिए जोखिम भरी होती है। भारत की जनता को अब यह समझना होगा कि आतंकवाद की लड़ाई सिर्फ बंदूक से नहीं जीती जाती। यह लड़ाई नैरेटिव, कानून, राजनीति और न्यायपालिका के फैसलों से भी प्रभावित होती है। और अगर एक तरफ सुरक्षा एजेंसी अपनी जान दांव पर लगाकर ऑपरेशन करे और दूसरी तरफ कुछ राजनीतिक नेता खुलेआम उन आरोपियों की पैरवी करते दिख जाएं और फिर अदालतें भी लगातार जमानत देती रहें, तो इसका असर क्या होगा? क्या उन नेटवर्कों को साहस नहीं देगा? जनता यह सवाल पूछ रही है क्योंकि यह उसका हक है। देश की सुरक्षा कोई राजनीतिक बहस का मुद्दा नहीं, यह जीवन और मृत्यु का सवाल है। और जब महबूबा मुफ्ती कहती हैं कि आतंकी गतिविधियां सरकार की नीतियों का परिणाम है, तब यह एक बेहद खतरनाक मिसाल स्थापित होती है, क्योंकि इस तरह के बयान सीधे यह बतलाते हैं कि हिंसा एक जस्टिफाइड प्रतिक्रिया है, जबकि ऐसा कोई भी लोकतांत्रिक देश स्वीकार नहीं कर सकता। कश्मीर के लोग भारत का अभिन्न हिस्सा हैं और हमेशा रहेंगे, लेकिन अगर कोई नेता यह संकेत दे कि केंद्र सरकार के फैसलों ने युवाओं को हथियार उठाने पर मजबूर कर दिया, तो यह सवाल उठता है कि क्या वे युवाओं को मुख्य धारा में लाने की बजाय हिंसा को रोमांटिक दिखाना चाहती है? क्या वे अफसरों, सैनिकों, एजेंसियों की शहादत को कमजोर कर रही हैं, या वे पुरानी राजनीति दोहराना चाहती हैं जिसमें सहानुभूति एक राजनीतिक हथियार है?
अब बात आती है राजनीतिक जिम्मेदारी की, और यहाँ कांग्रेस के कुछ नेताओं के बयान सामने आते हैं। आतंकवादियों को भटके हुए कहना, उनके लिए सहानुभूति दिखाना, उन्हें सामाजिक समस्या का नतीजा बताना, यह सब वोट बैंक की राजनीति के अलावा कुछ नहीं। लेकिन सबसे बड़ा खतरा यह है कि इससे संदेश यह जाता है कि कानून और आतंकवाद के बीच की रेखा धुंधली की जा रही है, और जनता यह सब चुपचाप देखती रहती है, क्योंकि उसे पता है कि अदालतें आखिर में फैसला बदल सकती हैं। लेकिन अदालतों की भी एक जिम्मेदारी है कि वे राष्ट्रीय सुरक्षा की जटिलता को समझें। सिर्फ यह कह देना कि और सबूत दो, यह कहना आसान है, लेकिन जब नेटवर्क डिजिटल हो, जब फंडिंग सीमा पार से हो, जब ऑपरेशन गुप्त हो, तब प्रत्यक्ष सबूत मिलना कैसे संभव है? आतंकवाद अब 1990 वाला नहीं रहा। अब वह यूएसबी ड्राइव में, व्हाट्सएप ग्रुप में, आईपी एड्रेस में, टीओआर नेटवर्क में छुपा होता है। तो फिर अदालतें 1990 वाले सबूत क्यों मांगती है? अब बात आती है जनता की भूमिका की। अगर जनता चुप रहती है तो राजनीतिक पार्टियां नैरेटिव बदलती रहेंगी। अगर जनता आवाज उठाएगी तभी राष्ट्रीय सुरक्षा सबसे ऊपर रखी जाएगी। जनता को समझना होगा कि आतंकवाद कोई राजनीतिक सौदा नहीं, यह एक क्रॉस बॉर्डर खतरा है, जिसका फायदा उठाने के लिए कई लोग देश के भीतर भी बैठे हैं। सबसे जरूरी बात, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। यह अधिकार सभी को है, लेकिन क्या यह अधिकार इतना बड़ा हो सकता है कि उसका इस्तेमाल ऐसी गतिविधियों या ऐसे बयानों के लिए किया जाए जो दहशतगर्दी को राजनीतिक संरक्षण दे? क्या लोकतंत्र का मतलब यह है कि आप कुछ भी बोलें, चाहे उससे देश की सुरक्षा जोखिम में पड़ जाए? क्या यह स्वतंत्रता इस हद तक हो सकती है कि आप उन समूहों या उन नेटवर्कों के साथ खड़े हो जाएं जो देश को नुकसान पहुंचाते हैं? अदालतों को भी इस बदलते परिदृश्य को समझना होगा। यह वह दौर नहीं है जहां आतंकवाद सिर्फ सीमाओं पर लड़ा जाता है। यह वो दौर है जहां आतंकी किसी अदालत में दलील देने के लिए महंगे वकील रखते हैं, जहां सोशल मीडिया पर नैरेटिव बनाया जाता है, जहां राजनीतिक बयान सहानुभूति बनाते हैं, और जहां कानून की महीन व्याख्या बड़ी कार्रवाई को रोक देती है। ऐसे में न्यायपालिका को सिर्फ कानून नहीं देखना चाहिए, उसे राष्ट्र हित भी देखना चाहिए। लोकतंत्र में अदालतें जनता के प्रति जवाबदेही होती हैं, और जनता को पूरा हक है पूछने का कि जब देश की सुरक्षा दांव पर हो तब अदालतें इतना नरम रुख क्यों अपनाती हैं? और आखिर में जनता को यह संदेश देना जरूरी है कि आतंकवादियों को समर्थन देने वाले लोग सिर्फ राजनीतिक विरोधी नहीं, वे संवेदनशील मुद्दे का दुरुपयोग कर रहे हैं। जनता को यह तय करना होगा कि वह किसके साथ खड़ी है, उन लोगों के साथ जो देश की सुरक्षा एजेंसियों का मनोबल बढ़ाते हैं, या उन लोगों के साथ जो हर कार्रवाई के बाद वही सवाल उठाते हैं जो देश विरोधी नेटवर्क उठाते हैं। अब समय आ गया है कि देश यह समझे, आतंकवाद पर राजनीति करने वालों के खिलाफ जनता को ही निर्णायक भूमिका निभानी होगी। देश की सुरक्षा किसी पार्टी की नहीं, पूरे राष्ट्र की है। और जब सुरक्षा एजेंसियां खड़ी हैं, सेना खड़ी है, देश के जवान खड़े हैं, तब जनता भी खड़ी हो। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम सच बोलते हैं और सच को दबाया नहीं जा सकता। बने रहिए ओनली न्यूज़ नेशन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।